तो गाइस स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट दिव्य गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और अब एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर जो हुए हैं, यूपीएससी के जितने भी पहले पेपर हो चुके हैं, तो अब उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2022 से फिर 2021 2020 इस तरह करके चलेंगे। तो आज ये जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, यूपीएससी में जो पॉलिटी के सवाल पूछे गए हैं 2022 के, फिर इसी प्रकार से 2021 के होंगे, 2020 के होंगे। लगातार वीडियो को देखते रहिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा, बहुत ही अच्छे से इसमें समझाया गया है। यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और अब हम करने जा रहे हैं यूपीएससी पॉलिटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे पहले 2022 के सवाल हम देख चुके हैं। 2022 में जो 12 सवाल आए पॉलिटी के, बहुत ही शानदार सवाल थे, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। सभी सवालों को जरूर कीजिए। और अब ये सवाल हैं 2021 के। यूपीएससी के सवालों की प्रैक्टिस करना अपने आप में एक कला है, अपने आप में एक आर्ट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ये नीड है। आगे आप कोई भी एग्ज़ाम देना जा रहे हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, क्योंकि ग्रुप सी, ग्रुप डी और पीसीएस वाले एग्ज़ाम जो हैं वो यूपीएससी के सवाल को डायरेक्टली अपने पेपर में कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो अगर आपने यहाँ से सवाल करे हैं तो वो ज़रूर हो सकता है किसी ना किसी पेपर में आपको देखने के लिए डायरेक्टली वही सवाल मिल जाएगा जो यूपीएससी ने अपने पेपर में पूछे हैं। इससे पहले हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो पॉलिटी के 2022 के सवाल आ चुके हैं। अब ये 2021 के सवाल हैं, तो एक एक करके सवाल देखते हैं। पहले बता देता हूँ कि आपको 2021 में 16 सवाल आए थे। देखिए 16 सवालों का वेटेज रहा है। 16 सवाल आए थे 2021 में पॉलिटी से, यानी 16 दूनी 32, 32 नंबर की पॉलिटी आई थी। एक सवाल 2 नंबर का होता है यूपीएससी मेंस प्रीलिम्स में। तो 32 नंबर 200 में से बहुत ही महत्वपूर्ण 32 नंबर थे, जो 32 के 32 आ सकते थे किसी स्टूडेंट के, अगर उसने पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कह रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है तो आपके लिए बहुत सहूलियत है। और बस एक बार देखते चल जाइए, सभी क्वेश्चन करते चल जाइए। इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप एक साथ एक बार में एक पेपर भी लेके रखेंगे अपने पास। पेपर पेन आपके पास ज़रूर होना चाहिए और हर क्वेश्चन का आंसर भी मार्क करते चलें, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। फिर जो मैं आंसर बता रहा हूँ अगर वो आंसर मैच कर रहा है तो आप अपने आप को 2 नंबर दीजिए, और अगर आपका आंसर गलत है तो आप अपने आप को -0.67 दे दीजिए या 2 नंबर का 1/3 कर दीजिए। तो इसी से आपको पता चलेगा कि आपके जो स्कोर है वो कितना रहने वाला है। यानी कि एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला सवाल कह रहा है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट्स, यानी कि भारतीय संविधान के तहत अगर कहीं पर धन की एकाग्रता होती है तो इससे किस चीज़ का उल्लंघन होता है। यानी कि अगर किसी पर्सन के पास, मान के चलिए कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक आदमी है, उसी के पास सारा धन अगर एकाग्र हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, तो इससे किस चीज़ पर प्रभाव पड़ता है। राइट टू इक्वालिटी पर प्रभाव पड़ता है क्या, जो आर्टिकल 14 के तहत आता है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, क्या इन पे प्रभाव पड़ता है। राइट टू फ्रीडम, आपकी स्वतंत्रता के अधिकार पर कोई फर्क पड़ेगा, या वेलफेयर के कॉन्सेप्ट पे प्रभाव पड़ेगा यानी कि कल्याण की अवधारणा पे। तो समझने की कोशिश कीजिए कि इक्वालिटी का राइट का मतलब है कि सबको समान अधिकार है, यानी कि सबके पास अधिकार समान होंगे, राइट टू इक्वालिटी रहेगी। लेकिन यहाँ पर पैसे कमाने के ऊपर राइट टू इक्वालिटी नहीं है। आपको रोजगार मिलेगा, वो बात ठीक है, लेकिन आप पैसे उतने कमा सकते हैं जितनी आपकी काबिलियत है। आप अपनी काबिलियत के हिसाब से, कोई आदमी ज़्यादा कमाता है, कोई आदमी कम कमाता है, हम उसमें इक्वलिटी नहीं ला सकते कि हर आदमी एक समान ही पैसे कमाएंगे, ये नहीं हो सकता। तो यानी कि राइट टू इक्वलिटी इसमें प्रभावी नहीं है, यानी कि ये राइट टू इक्वलिटी को वॉयलेट नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी इसको कहते हैं शॉर्ट में, और हिंदी में राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत, ये बिल्कुल अफेक्टेड होंगे, क्योंकि आर्टिकल 39 ये कहता है डीपीएसपी का कि किसी एक पर्सन के पास या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास सारा वेल्थ नहीं होना चाहिए। वेल्थ का डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी अपने आप में वो एक गाइडलाइंस के रूप में है
जो किसी राज्य को या यानी कि संघ को या राज्य को अपनानी होती है जब वो कोई कानून बनाता है। यानी कि इनको मद्देनज़र रखते हुए कानून बनाना चाहिए, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए। तो ये कौन बताता है? ये डीपीएसपी बताते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं, राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम से कोई इसमें मतलब नहीं है, आज़ादी से आपके जो वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन है उससे कोई रिलेशन नहीं है। वेलफेयर के कॉन्सेप्ट से रिलेशन हो सकता है, लेकिन वेलफेयर का कॉन्सेप्ट, वेलफेयर जब सरकार कर रही है तो यहाँ पे एक पर्सन के पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा, उससे वेलफेयर पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो मेजर इसमें अगर आप कहें तो जो मुद्दा है वो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, आर्टिकल 39 का। तो फर्स्ट का बी ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट का बी ऑप्शन सही है। अगर आपने बी आंसर लगाया है तो आपका आंसर सही है, अगर आपने नहीं लगाया है बी तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, और साथ ही साथ आप अपने चाहें तो उसको माइनस कर सकते हैं, माइनस मार्क्स ला सकते हैं। और अगर आप शुरू में भी देख रहे हैं तो चाहे तो माइनस मार्क्स मत करें, पॉजिटिव ही रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। दूसरा सवाल कहता है कि एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था भारत का 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। देखिए बहुत ही सुंदर सवाल पूछता है यूपीएससी, कितना अच्छा सवाल पूछा है कि 26 जनवरी को क्या स्टेटस था। आज अगर हम प्रियम्बल देखें, आज अगर हम प्रस्तावना पढ़ें हमारे संविधान की, उसमें हम पढ़ते हैं कि भारत का संविधान जो है वो एक सोवरन है, यानी कि भारत कैसा है? सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये आज की स्थिति है 2022 में अगर मैं बात करूं, यानी कि संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है। लेकिन ये ऐसा 26 जनवरी 1950 को नहीं हुआ करता था। 26 जनवरी 1950 में जो सोशलिस्ट वर्ड है और जो सेक्युलर वर्ड है वो ऐड नहीं हुआ था। ये 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद हुआ। तो उससे पहले स्थिति कैसी थी? उससे पहले स्थिति बी ऑप्शन जैसी थी, यानी कि अ सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। यानी कि इससे पहले समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष की जो परिभाषा थी उसको भारत फॉलो तो कर रहा था, लेकिन उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया था, लिखा नहीं गया था संविधान के अंदर या प्रियम्बल के अंदर। तो प्रियम्बल में लिख दिया गया फिर सोशलिस्ट और सेक्युलर। तो ये लिखा गया 1976 के बाद। ये जो प्रस्तावना है 1976 के बाद हुई है, जब 42वां संविधान संशोधन हो चुका था। लेकिन 1976 से पहले, यानी कि अगर 26 जनवरी 1950 को स्टेटस पूछा जाए तो क्या था? वो था सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि सेकंड का बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट बात आती है थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन अगर देखें तो तीसरा क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा टर्म ऐसा है जो एक स्टेट को, यानी कि राज्य को एक बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित करता है, एक्सप्लेन करता है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से बताना है कि कौन सी चीज़ स्टेट के लिए बिल्कुल सही है। तो देखिए पहला देखते हैं, कम्युनिटी ऑफ पर्सन, यानी कि एक समुदाय में लोग रह रहे हैं परमानेंटली, हमेशा परमानेंटली रह रहे हैं वहाँ। ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, कोई टेरिटरी है, कोई क्षेत्र है, उन्होंने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी कि बाहर किसी भी ताकत का उन पर कंट्रोल नहीं है, यानी कि वो आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, बाहर किसी भी टेरिटरी का उन पर कंट्रोल नहीं है। एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, और उनका एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, संगठित तरीके से उनकी एक सरकार है। तो यही अपने आप में बिल्कुल सही बात है। थर्ड का आंसर भी ए ही है। एक जो स्टेट है वो अपने आप में यही होता है, जहाँ पर एक संगठित सरकार होती है और एक्सटर्नल कंट्रोल से वो इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर बी देखें, एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल है डेफिनेट टेरिटरी में, ठीक है। पोजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देम, यानी कि उनके पास एक अथॉरिटी है कि एक कोई और अथॉरिटी उनको गवर्न कर रही है, ऐसा नहीं होगा। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स, तो ये सब कुछ नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन हु हैज़ बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, परमानेंट रहना चाहिए। फिर एक सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट विद अ सेंट्रल अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी इतना दमदार नहीं है। जो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है वो थर्ड का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कि एक ऐसी कम्युनिटी ऑफ पर्सन जो परमानेंटली रह रहे हों, एक टेरिटरी के अंदर रह रहे हों, जो कि एक्सटर्नल कंट्रोल से इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, और एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट वहाँ पे काम कर रही हो। नेक्स्ट चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट आता है कि देयर इज़ ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, यानी कि भारत के अंदर केवल एक नागरिकता है और एक अधिवास है। बिल्कुल सत्य बात है, भारत एक ही सिटीजनशिप फॉलो करता है, हम भारत के नागरिक हैं,
और डोमिसाइल की बात करें, अगर हम उत्तराखंड में निवासी हैं तो हम डोमिसाइल हमारे पास उत्तराखंड का रहेगा। अगर हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो डोमिसाइल हमारे पास उत्तर प्रदेश का रहेगा। तो डोमिसाइल भी एक होगा, सिटीजनशिप भी एक होगी, ये बिल्कुल सत्य बात है। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी कि भारत में जो भारत का नागरिक अगर जन्म से नागरिक है तो वो ही भारत का हेड बन सकता है, यानी भारत का प्रेसिडेंट बन सकता है, ऐसा भारत में ज़रूरी नहीं है। ये परिभाषा जो है ये यूएसए के लिए है। यूएसए में प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वही बन सकता है जो यूएसए में पैदा हुआ हो, बाय बर्थ हो। यानी कि अगर बाद में किसी ने यूएसए में जाके सिटीजनशिप ली तो कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए नहीं बन सकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगर किसी को भारत का राष्ट्रपति बनना है उसके लिए महज ये ज़रूरी है कि उसको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। लेकिन अब सिटीजन ऑफ इंडिया कैसे है, नेचुरलाइज्ड है या बाय बर्थ है, बाद में बाहर से आ गया और भारत का नागरिक बन गया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको भारत का नागरिक बाय बर्थ होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अगर सेकंड गलत है तो बी ऑप्शन गलत हो गया और डी ऑप्शन भी गलत हो गया। केवल 2 और 3 वाले जो ऑप्शन है गलत हो गए। तो पहला तो सही हो गया। अब ए और सी में से बचता है कि कौन सा आंसर सही होगा। थर्ड ऑप्शन कहता है, थर्ड स्टेटमेंट कहता है अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। यानी कि अगर किसी विदेशी नागरिक को एक बार भारत की नागरिकता मिल जाए तो किसी भी सर्कमस्टेंसेज में, यानी किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में उसकी नागरिकता खारिज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? बिल्कुल हो सकती है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये भाई। अगर मान लेते हैं वो गलत काम करता है, कानूनन गलत काम करता है, या भारत की नागरिकता लेने के बाद भी 7 साल से ज़्यादा किसी दूसरे देश में बाहर रह लेता है, तो ऑटोमेटिकली उसके जो भारत की नागरिकता है वो ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ मान लेते हैं कि भारत किसी देश के साथ युद्ध में है, और अगर भारत किसी देश के साथ युद्ध पर है और वो जानबूझकर उस देश की, यानी कि जो हमारा दुश्मन देश है, उसकी हेल्प करता है, तो भी भारत उसकी नागरिकता को क्या कर सकता है? ख़त्म कर सकता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो ए बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। सही आंसर है ए ऑप्शन, यानी केवल एक। नेक्स्ट आता है 5वां क्वेश्चन। देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए इसका जवाब क्या होगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में देयर इज नो लॉ रेस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उनका कहना यह है कि भारत में उम्मीदवारों को 3 निर्वाचन क्षेत्रों से 1 लोकसभा चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून नहीं है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल है कानून। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ये कहा गया है कि एक पर्सन, बाद में इसको अमेंड कर दिया गया, बाद में अमेंड करके 1996 में जो आरपी एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसको अमेंड करके 1996 में जब इसको अमेंड किया गया तो उसमें अमेंड करने के बाद ये कह दिया गया कि एक पर्सन 2 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उससे ज़्यादा नहीं लड़ सकता। एक पर्सन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज़्यादा नहीं लड़ सकता। ये 1996 में जब अमेंडमेंट किया गया आरपी एक्ट में, उसके बाद लिखा गया। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि भारत में ऐसा कोई भी कानून नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल कानून है, आरपी एक्ट बना हुआ है इसलिए। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। अगर पहला स्टेटमेंट गलत है तो ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता, सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब बी और डी बचता है, और बी और डी में देखें तो दोनों में है, तो उसका मतलब 2 तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि 1991 लोकसभा इलेक्शन में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा था। अब अगर आपको ये फैक्चुअल डेटा है कि श्री देवीलाल ने लड़ा था या नहीं लड़ा था, अगर आपको ये नहीं भी पता तो भी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट बी और डी दोनों ऑप्शन में है। अगर आपको नहीं भी पता तो आप कहेंगे भाई ये तो ठीक है ही। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स, जो अभी मौजूदा नियम के अनुसार, इफ अ कैंडिडेट कंटेस्ट्स इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, his oblique her party should bear the cost of by elections to the constituencies vacated by him oblique her in the event of him oblique her winning in all the constituencies। तो अब देखिए क्या कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि मान लेते हैं कि एक लोकसभा चुनाव में अगर एक व्यक्ति 2 या 3 लोकसभा सीटों से लड़ता है और दोनों तीनों में वो जीत जाता है, तो उस पार्टी को खर्चा वहन करना होगा जिस पार्टी का वो कैंडिडेट था। बाकी जो बची हुई कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जब वहाँ की वो सीट छोड़ेगा और वहाँ पे बाई इलेक्शन होंगे। देखिए ऐसा भी कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि उस पार्टी को खर्चा वहन करना होगा। खर्चा इलेक्शन कमीशन वहन करता है, कोई पार्टी विशेष नहीं करती। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट ही सही है, यानी कि इसका आंसर B2 ओनली होना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन पे यूपीएससी में बवाल हुआ था। इस क्वेश्चन में कुछ गलती पाई गई थी। यूपीएससी ने 2021 का ये सवाल ख़त्म कर दिया था, इसको
काट दिया था पेपर के अंदर से, यानी कि 2021 में जो कट ऑफ गई वो 99 क्वेश्चंस में से गई। 100 क्वेश्चन का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है GS1 का, उसमें से ये क्वेश्चन खत्म कर दिया गया था, ये क्वेश्चन नहीं था। जबकि अगर तरीके से देखा जाए, इन 3 स्टेटमेंट के बेसिस पे देखा जाए, तो जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, वो B2 ओनली होगा। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखते हैं। तो 6th क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब है। अगर हम संवैधानिक सरकार का मतलब पूछें तो इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि आपको 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो एक संवैधानिक सरकार का मतलब होगा। तो पहला है अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि एक संघीय ढांचे के साथ एक राष्ट्र की एक प्रतिनिधि सरकार हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी क्या। दूसरा है अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर्स, एक ऐसी सरकार हो जिसका जो मुख्य हो, यानी कि हेड हो, जिसका मुखिया जो हो वो नाम मात्र की शक्तियों का आनंद लेता हो। ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो नहीं होना चाहिए। फिर अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर्स, ये तो 2 बार रिपीट कर दिया गया। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही जवाब है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए इसका, और ये सही भी है। अब पूछा जा रहा है कि संवैधानिक सरकार क्या है। भाई संवैधानिक सरकार वो सरकार है जो संविधान से बंधी हुई है, सिंपल से जवाब है इसका, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो एक गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म से, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की शर्तों द्वारा अगर कोई सीमित सरकार बन रही है, वो अपने आप में संवैधानिक सरकार है। तो 6th का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये 6th का डी फॉर दिल्ली जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एन अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लॉ वॉयलेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए बड़ा सवाल है, समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई एक कानून बनते हैं, यानी कि लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं आप, जो कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण को, कार्यकारी का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, या एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, यानी कि कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण को कानून के आवेदन के मामले में एक अनियंत्रित और विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको समझिए। यानी कि अगर एक ऐसी पावर मिल जाए जहां पर वो अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर हो, यानी कि उन पे अपनी पावर का नियंत्रण ना हो और वो कुछ भी कानून बनाना चाहें, कुछ भी कानून बना सकें, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल ऐसा होगा जिसका हनन होगा। देखिए आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आर्टिकल 44 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, आर्टिकल 44 नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 28 जो है वो ये कहता है कि ये रिलीजन से रिलेटेड है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक के जो आर्टिकल्स हैं ये रिलीजन से रिलेटेड होते हैं, कि जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं कि आप रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं अपना, तो आर्टिकल ये 28 रिलीजन से रिलेटेड है, यानी कि आर्टिकल 28 भी इसका आंसर नहीं है। अब जो इसमें मेन ऑप्शंस बचते हैं वो 2 ऑप्शन बचते हैं। आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताता है, और आर्टिकल 32 जो 5 रिट्स हैं, यानी कि अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो ये बताता है। तो मान लेते हैं उसने ये पूछा है कि अगर आपको एक ऐसी पावर मिल जाए, लोगों को डिस्क्रिशनरी पावर मिल जाए और अनकंट्रोल्ड वे में वो काम करे, तो उससे कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगा, वो होगा आर्टिकल 14। यूपीएससी के हिसाब से आर्टिकल 14 जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगा, क्योंकि इससे जो समानता का बैलेंस है, इक्वालिटी का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो सकता है वो एक फेवर में ही फैसले देता रहे, एक फेवर में ही काम करता रहे। तो आर्टिकल 14 का हनन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, तो 7th का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8वां सवाल आ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन असेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज़ फेडरल इन कैरेक्टर। तो यानी कि भारतीय पॉलिटी में अगर हम देखें, भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी आवश्यक विशेषता है जो ये इंगित करती है कि यह चरित्र में संघीय है, यानी कि फेडरल नेचर की है भारत की कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की पॉलिटी, भारत की राजनीति फेडरल नेचर में है, संघीय है। ये कैसे पता चलता है? 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी सेफगार्डेड, कि भारत में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि भारत में जुडिशरी जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र रूप में अपने फैसले लेती है। ये ऑप्शन सही हो सकता है। बी देख लेते हैं, यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। ये तो इतना इफेक्टिव नहीं है। सी कह रहे हैं द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज। ये हो सकता है कि रीजनल पार्टीज से लोग चुनकर जाएं, लेकिन अगर रीजनल पार्टी है तो वो जो लोकसभा का चुनाव है वो लड़ी नहीं पाएगी अगर वो 3 या 4 राज्यों में उसके एमएलएज नहीं होंगे। तो
तो यानी कि रीजनल पार्टी से कैबिनेट के अंदर मेंबर पहुंचना बहुत मुश्किल है, ये भी नहीं हो पाएगा। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ये तो होता है, लेकिन इससे फेडरल कैरेक्टर का मतलब नहीं है। फेडरल कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जुडिशरी ये तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, तब उसको फेडरलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज सेफगार्डेड, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। तो 8वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल। तो हमने जो भारत में डेमोक्रेसी अपनाई गई है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पहली बात तो। और ये जो संसदीय लोकतंत्र है हमने कहाँ से अपनाया? ब्रिटिश मॉडल से अपनाया, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे पे राज किया, तो हमने उन्हीं का जो वेस्टमिंस्टर मॉडल था वो अपना लिया। बट हाउ डज आर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारे मॉडल में और ब्रिटेन के मॉडल में क्या डिफरेंस है? अगर आपको ये पता है तभी आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो पहला और दूसरा 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगर कानून बनाने की बात की जाए, एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। बिल्कुल सत्य बात है। ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने आप में संप्रभु है, सोवरन है, सुप्रीम है, सर्वोच्च है। वो जो कानून बनाना चाहती है बना सकती है। लेकिन भारत में भारत की पार्लियामेंट की पावरें, जो उसकी पावर है, ताकतें हैं, वो लिमिटेड हैं, उसको असीमित पावर नहीं मिली हुई। यानी क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारा जो प्रियम्बल शुरू होता है उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोग। तो जो भारत के लोग हैं वो संप्रभु हैं, सबसे ज़्यादा ताकत उनके पास है। पार्लियामेंट के पास भी इतनी ताकत नहीं है जितनी भारत के लोगों के पास ताकत है। तो इसलिए भारत की अगर ये कहा जाए कि जो भारत की संसद है वो अपने आप में संप्रभु है, बिल्कुल नहीं है। वो ब्रिटेन की तो है लेकिन भारत की नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हुआ? पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हुआ, क्योंकि इंडिया की पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर से असीमित ताकतें नहीं हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो भारत में मान लेते हैं कोई कानून बना, कोई आपने एक्ट में अमेंडमेंट लाए, मान लेते हैं आप पार्लियामेंट के द्वारा संविधान में कोई अमेंडमेंट लाए, और उस अमेंडमेंट में यानी कि उस संविधान संशोधन की अगर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पता करनी चाहे, यानी कि ये देखना चाहें कि क्या वो संवैधानिक है या नहीं है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक संवैधानिक बेंच बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनती है। बिल्कुल सही बात है, एक संवैधानिक बेंच बनती है जिसमें 5 जज से ज़्यादा बैठते हैं। जब भी 5 जजेस से ज़्यादा की एक बेंच बनती है तो उसको हम संवैधानिक बेंच कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। तो दोनों बिल्कुल सही हैं। पूछा ये भी गया है कि करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो सी बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट 10वां सवाल आता है कि विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो केंद्रीय सरकार से अगर हम बात करें तो उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, दोनों में से देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। करेक्ट पूछा गया है तो करेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एन गोपालस्वामी अयंगर कमिटी सजेस्टेड दैट एट मिनिस्टर एंड अ सेक्रेटरी बी डेजिग्नेटेड सोलली फॉर परसुइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड प्रमोटिंग इट। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एन गोपालस्वामी जो थे वो मेंबर रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के। जिस टाइम पे 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके हेड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया, एन गोपालस्वामी अयंगर उसके मेंबर थे। इन्होंने ऐसा भी कोई काम नहीं किया जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में बात करे। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, यानी कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता, और जो डी ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन है, ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन हो सकता है और बी ऑप्शन हो सकता है। अब देखते हैं कौन सा होगा। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल बनाया गया एआरसी, जो फर्स्ट एआरसी की रिपोर्ट आई थी 1966 की, उसकी रिकमेंडेशन पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल बनाया गया प्राइम मिनिस्टर के चार्ज के अंडर। ये बिल्कुल सत्य बात है। बी का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत है। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तो बी ओनली 2 जो है वो इसका सही जवाब होगा। जिन लोगों ने भी बी ओनली 2 लगाया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है 11वां सवाल। देखें तो 11वां सवाल कह रहा है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, यानी कि आज के टाइम पे भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। देखिए संपत्ति जो है, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 के तहत पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, यानी कि आपका एक फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 के तहत। लेकिन बाद में जब अमेंडमेंट किया गया संविधान का, तो अमेंडमेंट करने के बाद उसको वहाँ से हटाकर आर्टिकल 300A में भेज दिया गया, यानी कि अब वो एक लीगल राइट बन गया है जो किसी भी भारत के नागरिक के लिए, किसी भी नागरिक के लिए, भारत का ही क्यों ना हो,
भारत का हो चाहे बाहर का हो, किसी भी नागरिक के लिए जो भारत में रह रहा है उसके लिए एप्लीकेबल है। तो लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए अवेलेबल नहीं है, भारत से बाहर के जो दूसरे नागरिक भारत में रह रहे हैं मान लेते हैं, उनको भी प्रॉपर्टी का अधिकार है। लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, ये बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कानूनी अधिकार, किसी भी व्यक्ति को, ऐसा नहीं है सिर्फ वो भारत का नागरिक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी आदमी हो सकता है। फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, फंडामेंटल राइट तो ये है ही नहीं, ना तो ये फंडामेंटल राइट है ना ये लीगल राइट है, ये भी गलत है। ये लीगल राइट बिल्कुल है, आर्टिकल 301 के तहत आता है, संविधान के अंदर मेंशन्ड है अभी भी। नेक्स्ट 12वां सवाल देखें तो बिल्कुल करंट से जुड़ा हुआ सवाल था, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के ऊपर सवाल पूछा गया है। चलो वो सवाल अगला है, इसमें पूछा गया प्रिजनर के ऊपर, ये भी करंट से जुड़ा हुआ सवाल था कि प्रिजनर के पास कौन सा राइट है वो पूछा गया है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या अधिकार होते हैं पैरोल के, उसके ऊपर पूछा गया। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है व्हेन अ प्रिजनर, यानी कि जो कोई कैदी है, मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, यानी कि पर्याप्त केस करता है, पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर, यानी कि हम उसको पैरोल डिनाई नहीं कर सकते। पैरोल का मतलब होता है कि कुछ दिनों के लिए वो बाहर आ जाता है, जेल से बाहर आता है और अपनी जो सामान्य जीवन है उसको जीता रहता है, और बीच बीच में उसको पुलिस स्टेशन पे जाके अपने साइन करने होते हैं, तो ये उसका अधिकार बन जाता है, बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज पब्लिक हर राइट। देखिए एक कैदी का कोई भी अधिकार नहीं होता, तो अगर वो आप ये चाह रहे हैं, अगर स्टेटमेंट ये चाह रहा है ये कहना कि पैरोल मिलना उसका अधिकार है, तो बिल्कुल गलत है, पैरोल मिलना उसका अधिकार नहीं है। ये पुलिस पर, प्रशासन पर डिपेंड करता है, उसके कंडक्ट को देखते हुए, उसके व्यवहार को देखते हुए उसको जो पैरोल है वो दी जा सकती है, लेकिन ये उसका अधिकार नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पूछा गया है कौन सा सही है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन नहीं हो सकता, बी और डी में से होगा। सेकंड कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स। अब देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, राज्य सरकारें हैं, वो अपने उनके कानून होते हैं और अपने आप ही वो लोगों को कैद करते हैं और उन्हीं को पैरोल पे छोड़ते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पुलिस, प्रिजन, ये सब स्टेट का सब्जेक्ट है, तो पुलिस भी स्टेट के अंडर आती है, प्रिजन यानी कि जेल भी जो है वो स्टेट के अंडर आती हैं। तो हर राज्य सरकार की अपनी नीति होती है, अपने कानून होते हैं, उसी हिसाब से वो लोगों को पैरोल पे छोड़ती है। तो बी या सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन जो है टू ओनली, वो उसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट आता है राइट टू प्राइवेसी। बहुत ही फेमस जजमेंट आया, के एस पुट्टास्वामी जजमेंट आया 2017 का, तो सवाल पूछने में बहुत देर लगा दी यूपीएससी ने। तो 17 का जजमेंट आया, के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ। तो 2017 के उस जजमेंट में कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी भारत का एक फंडामेंटल राइट है भारत में लोगों के लिए, और वो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी किसके तहत आता है, आर्टिकल 21 के तहत आता है। राइट टू लाइफ को ही, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो उस राइट टू लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अलग अलग जितने भी उसके जजमेंट्स रहे हैं, अलग अलग जजमेंट्स में आर्टिकल 21 को बहुत बार इंटरप्रेट किया गया है और अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। तो आर्टिकल 21 के तहत ही राइट टू प्राइवेसी आता है। आर्टिकल 15 इसके बारे में कुछ नहीं कहता, आर्टिकल 19 कुछ नहीं कहता, आर्टिकल 29 कुछ नहीं कहता, तो आर्टिकल 21 सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। 14th क्वेश्चन आता है विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अब आ रहा है बात जुडिशियल कस्टडी के ऊपर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, करंट में बहुत ज़्यादा चल रहा था, बहुत ज़्यादा जिन लोगों ने भी न्यूज़पेपर पढ़ा है, तरीके से करंट अफेयर्स को फॉलो किया है, डेली करंट अफेयर्स आते हैं चैनल पे गाइज, अगर आप उनको फॉलो करते रहेंगे, ये करंट अफेयर्स पे बेस्ड जितनी भी सवाल हैं, जितनी भी समझ वाले सवाल हैं, सब के सब आपके सही हो पाएंगे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है, जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत का मतलब ये होता है कि आरोपी संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है, ये बिल्कुल सही बात है। एंड सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन, ये गलत हो गया, यानी कि ये स्टेटमेंट पार्शली सही है, पार्शली रॉन्ग है। अगर जुडिशियल कस्टडी है, इसका मतलब ये है कि वो जो पर्सन है वो मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में तो रहेगा, लेकिन मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में आने के बाद वो पुलिस स्टेशन में लॉक नहीं होगा, वो जेल में बंद किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, एंड सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन, नहीं होना चाहिए, सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन जेल एंड नॉट इन पुलिस स्टेशन होना चाहिए था। पुलिस स्टेशन में कोई भी कैदी तब तक रहता है, कोई भी मुजरिम तब तक रहता है जब तक वो जुडिशियल कस्टडी में ना आ जाए, जब तक पुलिस उसको
मैजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने पेश ना कर दें, उस पर मुकदमा ना शुरू हो जाए, तब तक वो आदमी जेल में रहता है। और सॉरी, जेल का मतलब वो यहाँ पे लॉकअप में रहता है, पुलिस लॉकअप में रहेगा। और जब उस पर केस बन जाएगा, केस चल जाएगा और कोर्ट उसको जेल में भेजेगी, तब वो पुलिस लॉकअप में नहीं जाएगा, तब वो जो वहाँ पर जो कारागार होगा, जो राजकीय कारागार होता है, उप कारागार है या राजकीय कारागार है, वहाँ पे जाता है। तो पहला स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि वो पुलिस स्टेशन में लॉकअप होगा, लेकिन पुलिस स्टेशन में लॉक्ड नहीं होगा, वो जेल में लॉक होता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। दूसरा कह रहा है कि ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। ये बिल्कुल सही बात है। अगर कोई न्यायिक हिरासत में है, कोर्ट ने उस पर्सन को अगर हिरासत में ले लिया है, जुडिशियल कस्टडी में है मैजिस्ट्रेट की, तो पुलिस ऑफिसर जो उस केस को देख रहा है, तो वो अपनी इच्छा से उससे पूछताछ नहीं कर सकता। उसको पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और कोर्ट की परमिशन लेने के बाद ही वो उस पर्सन को क्या कर सकता है, उसकी जो जांच है वो कर सकता है, उससे पूछताछ कर सकता है। उसके लिए पुलिस को कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो B2 ओनली इसका सही जवाब होगा। तो 14th का जो आंसर है वो B2 ओनली होना चाहिए, या ये है ही। नेक्स्ट देखते हैं 15वां सवाल देखते हैं। तो 15वां सवाल क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी, यानी कि भारत की जो न्यायपालिका है उसके संदर्भ में अगर हम बात करें, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, पहला और दूसरा। इनमें से देखते हैं कौन सा सही है, कौन सा गलत है। बेसिकली क्वेश्चन में करेक्ट पूछा गया है। तो पहला कह रहा है कि एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है कि मान लेते हैं कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज अगर रिटायर कर गए हैं, तो आर्टिकल 128 ये कहता है कि जो सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट के पास वर्कलोड ज़्यादा है तो वो कोई भी एडहॉक जज को बुला सकते हैं, या जो लोग रिटायर हो गए हैं उन लोगों को भी सिटिंग करवा सकते हैं उनकी भी सुप्रीम कोर्ट में। ये आर्टिकल 128 ताकत देता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को दोबारा देख सकता है, उसी प्रकार से क्या हाई कोर्ट भी देख सकता है। देखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं। यानी कि हाई कोर्ट कोई फैसला देता है और सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है, उस फैसले को आगे आने वाले समय के लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बना दिया जाता है। यानी कि आगे किसी और केस में, उस केस की जो पिछले केस में कई साल पहले जो केस हुआ हो, उसमें जो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उसको वहाँ पे कोर्ट किया जा सकता है। उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो हाई कोर्ट जब पहले कोई अगर फैसला दिया है उसको चेंज करना चाहती है, उसमें कोई सुधार करना चाहती है, तो बिल्कुल कर सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आंसर होना चाहिए B1 C बोथ 1 and 2, यानी कि C 1 और 2 दोनों। अब यहाँ पर पेच ये है कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यूपीएससी ने इसका आंसर पहला माना है, यानी कि A1 ओनली। ये यूपीएससी का सवाल है, ये मतलब यूपीएससी का जो मानना है वो ए स्टेटमेंट को मानना है, यानी कि पहला ही सही है, दूसरा गलत है। लेकिन अगर आप किताबों को देखेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे, या अगर आप किताबों को पढ़ेंगे, जिस भी चीज़ से, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, एम लक्ष्मीकांत सर की किताब पढ़ते हैं, अगर आप उसको पढ़ें, या किसी भी राइटर की किताब पढ़ेंगे पॉलिटी की, सब में आपको ये मिलेगा कि हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकती है। ये हाई कोर्ट को पावर मिलती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने की वजह से। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी सही है बिल्कुल। तो आंसर तरीके से जो आंसर होना चाहिए वो C बोथ 1 and 2 होना चाहिए। अगर आपके सामने सवाल आता है, आप C आंसर लगाएंगे, A आंसर नहीं लगाएंगे। और आखिरी सवाल देखते हैं, 16वां सवाल क्या कह रहा है। 16वां सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। यानी कि एक जो उदार लोकतंत्र है, तो उसमें कौन सा एक, इन चारों में से कौन सा कारक है जो किसी भी पर्सन की जो स्वतंत्रता है उसकी सर्वोत्तम सुरक्षा का गठन करता है, या उसकी गारंटी देता है कि आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, लिबर्टी है आपके पास। देखिए, कमिटेड जुडिशरी। देखिए, जुडिशरी अगर कमिटेड हो गई है तो दिक्कत है। हो सकता है कि वो जो उस टाइम पे सरकार चल रही है उसके साथ हैंड इन ग्लव्स हो जाए, इसलिए जुडिशरी के कमिटेड होने से, प्रतिबद्ध न्यायपालिका होने से दिक्कत हो सकती है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगी। सारी ताकत अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई तो उससे तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी, यानी आपकी लिबर्टी पे बहुत ज़्यादा खतरा आ जाएगा। इलेक्टेड गवर्नमेंट तो होती है, लोग चुनते तो हैं ही, लेकिन उसके वजह से आपकी लिबर्टी पर कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता।
1976 में भी, 1975 में भी इंदिरा गांधी जब थी तो उस टाइम पे भी गवर्नमेंट वो इलेक्टेड ही थी, लेकिन उन्होंने जब इमरजेंसी लगाई तो लोगों की जो लिबर्टी थी, लोगों की जो हक थे या लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको छीन लिया गया था। सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो ये बिल्कुल सही जवाब है, शक्तियों का पृथक्करण, कि जब पावर सेपरेट रहेंगी तो जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करेगा, लेजिस्लेचर अलग से काम करेगा, एग्जीक्यूटिव अलग से काम करेगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स ये हमको एक एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर आपके पास लिबर्टी बनी रहेगी, आपके पास जो उदारवादिता है वो बनी रहेगी। तो ये 16 क्वेश्चन पूरे होते हैं। इनके आंसर भी इसमें दे दिए गए हैं कि पहले का बी है, सेकंड का बी है, थर्ड का ए है, फिर फोर्थ का भी ए आंसर है, फिर फिफ्थ का बी आंसर है, सिक्स्थ का डी है, सेवन्थ का ए है, एट्थ का ए, नाइन्थ का फिर सी है, टेंथ का फिर बी है, 11th का बी, 12th का बी, 13th का सी, 14th का बी और 15 का सी और 16 का डी। तो ये आंसर भी इसमें लगाए हुए हैं। तो यानी कि अगर आप इस पीडीएफ को देखेंगे, बाद में बस आपको इस पीडीएफ को रिवाइज करना है एक बार, सारे क्वेश्चंस आपके कंठस्थ हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप जब एग्जाम आएगा तो अगर यहाँ पे यही वाले क्वेश्चन आते हैं या यहाँ से आप जो समझ लेके जा रहे हैं वो सब के सब क्वेश्चन आप फटाफट करके आ पाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है गाइज तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी और कैंडिडेट्स हैं उनको जरूर दिखाइएगा, जिससे वे भी इन सवालों को कर लें और आगे आने वाले एग्जाम्स में उनको भी फ़ायदा हो। तो चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।